कहानी की शुरुआत में हम हंटर नाम के एक लड़के को देखते हैं जो एक सुनसान और बेहद खतरनाक इलाके में बिल्कुल अकेला होता है। लेकिन अचानक दूर से एक दहशतनाक आवाज गूंजती है। ये आवाज सुनते ही हंटर पूरी ताकत के साथ पहाड़ की चोटी की तरफ भागने लगता है। उसके पीछे एक ऐसी खौफनाक चीज होती है जो इंसान को पल भर में चीर फाड़ कर रख सकती है। वो तेजी से हंटर की तरफ आ रही होती है और ऐसा लगता है कि अब हंटर का बचना नामुमकिन है। लेकिन लास्ट सेकंड में हंटर सेफ्टी लाइन क्रॉस कर लेता है और वो उस खतरनाक चीज से बच जाता है। दरअसल इस दुनिया पर रीपर्स नाम के डेंजरस मॉन्स्टर्स ने कब्जा कर लिया होता है। ये इतने ताकतवर और बेरहम होते हैं कि उन्होंने दुनिया की 99% इंसानी आबादी को खत्म कर दिया होता है। मगर इन मॉन्स्टर्स की एक कमजोरी भी होती है। यह 8000 फुट की बुलंदी से ऊपर नहीं जा सकते। इसलिए जो चंद लोग जिंदा बचे होते हैं वो सब पहाड़ों की ऊंचाइयों पर रहने पर मजबूर होते हैं। इंसानों ने 8000 फुट की बुलंदी पर बड़ी बड़ी वार्निंग लाइंस और निशान लगा रखे होते हैं ताकि कोई गलती से सेफ्टी लाइन क्रॉस न करे। हंटर भी आज मौत के इतने करीब इसीलिए पहुंच गया था क्योंकि वो गलती से सेफ्टी लाइन से 260 फुट नीचे चला गया था, जहां रीपर्स का इलाका शुरू हो जाता है। उसके बाद हमें पहाड़ों की बुलंदी पर बसा हुआ एक छोटा सा गांव दिखाया जाता है जहां 200 से भी कम लोग जिंदा बचे होते हैं। उसके बाद हम मेन कैरेक्टर विल को देखते हैं जो हंटर का फादर होता है। विल फौरन समझ जाता है कि हंटर के साथ कुछ हुआ है। हंटर उसे बताता है कि वो सेफ्टी लाइन क्रॉस कर गया था। असल में हंटर इस गांव में अकेला बच्चा होता है और उसके साथ खेलने वाला कोई नहीं होता। इसी वजह से वो सेफ्टी लाइन क्रॉस करके दूसरे गांव के बच्चों को देखने गया था। विल को अपने बेटे पर गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो उसे समझाता है कि ऐसी गलती दोबारा कभी मत करना। कुछ देर बाद विल अपनी दोस्त केटी के साथ सेफ जोन में शिकार करने जाता है। केटी एक हिरन का शिकार कर लेती है। इसी मुश्किल जिंदगी में गांव वालों के पास फूड हासिल करने के ज्यादा तरीके नहीं बचे थे, इसलिए वो जंगल में जाकर जानवरों का शिकार करते थे ताकि अपने और अपनी कम्युनिटी के लिए खाना जमा कर सकें। उसके बाद हम विल की पड़ोसन नीना को देखते हैं जो एक साइंटिस्ट होती है। नीना रीपर्स पर रिसर्च कर रही होती है और उसके पास रीपर्स की बॉडी का एक पार्ट होता है। वो रोज उस पर एक्सपेरिमेंट्स करती है और रीपर्स के पार्ट पर फायरिंग करके उसकी वीकनेस ढूंढने की कोशिश करती है। नीना ये जानना चाहती है कि आखिर रीपर्स को मारा कैसे जा सकता है, इसलिए वो दिन रात एक कर देती है, लेकिन वो कुछ भी समझ नहीं पा रही होती। उसके बाद सीन विल की तरफ शिफ्ट होता है जो अकेला ही हंटर की परवरिश कर रहा है क्योंकि विल की वाइफ को रीपर्स ने मार दिया था। लेकिन हंटर को सांस की खतरनाक बीमारी होती है। एक दिन विल उसकी ऑक्सीजन ट्यूब चेंज करता है, लेकिन यह आखिरी ऑक्सीजन ट्यूब होती है। ये बात उसे बुरी तरह परेशान कर देती है क्योंकि अब उसे ऑक्सीजन ट्यूब लाने के लिए सेफ्टी लाइन क्रॉस करके सिटी जाना होगा। अगले दिन वो हंटर को फार्मिंग और हंटिंग सिखाता है कि अगर उसे रीपर्स मार भी दें तो वो अकेला ही अपना ख्याल रख सके। घर जाने के बाद हंटर विल से रेडियो चलाने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन विल मना कर देता है क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रिसिटी बहुत लिमिटेड होती है और वो सिर्फ थोड़ी सी सोलर एनर्जी पर गुजारा कर रहे होते हैं। रात को अचानक हंटर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और उसे फौरन ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। ऑक्सीजन ट्यूब न होने की वजह से विल उसे एक स्पेशल इंजेक्शन देता है जो उसकी कंडीशन को सिर्फ 5 दिन तक स्टेबल रख सकता है। इसी लम्हे विल समझ जाता है कि अगर उसने जल्दी कुछ न किया तो वो अपने बेटे को खो सकता है। इसीलिए वो करीबी शहर में जाने का फैसला कर लेता है जहां वो हॉस्पिटल से ऑक्सीजन ट्यूब ले आएगा। इसलिए वो नीना के पास जाता है और उसे साथ चलने का कहता है। असल में नीना ने रीपर्स के बारे में सबसे ज्यादा रिसर्च की होती है और वो पहले भी उनका सामना कर चुकी होती है। उनकी बातचीत से हमें पता चलता है कि विल की वाइफ की मौत में कहीं न कहीं नीना भी जिम्मेदार थी क्योंकि नीना ने उसे रिसर्च के लिए सेफ्टी लाइन क्रॉस करने पर राजी किया था। इसी वजह से विल नीना से नफरत करता है, लेकिन हंटर की जान बचाने के लिए उसे नीना की मदद की जरूरत होती है। जब विल सिटी जाने का प्लान बताता है तो नीना हैरान हो जाती है और उसे वार्न करती है कि सिटी जाने वाला रास्ता बहुत खतरनाक है। विल कहता है कि उसे एक सेफ रास्ता मिल गया है, लेकिन नीना फौरन मना कर देती है और कहती है कि सिटी तक पहुंचने का कोई सेफ रास्ता है ही नहीं क्योंकि हर रास्ते में सेफ्टी लाइन क्रॉस करनी पड़ती है और उसके नीचे हर जगह रीपर्स मौजूद हैं। लेकिन विल मजबूर होता है। वो उसे बताता है कि हंटर के पास ऑक्सीजन ट्यूब्स खत्म हो चुकी हैं और अगर वो जल्द से जल्द नई ट्यूब्स न लाया तो उसका बेटा जिंदा नहीं बच सकेगा। नीना फिर भी साथ जाने से इनकार कर देती है और कहती है कि वो अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकती। विल उसकी हर बात से अग्री करता है मगर उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता। तब विल उसे ऑफर देता है और कहता है तुम यहाँ पर दिन रात एक करके भी रीपर्स के बारे में कुछ नहीं जान सकती क्योंकि तुम्हारे पास लैब नहीं है। तुम सिटी में अपनी लैब में जाकर जितना टाइम लेना चाहो ले सकती हो और एक्सपेरिमेंट्स कर सकती हो। यह आइडिया नीना को बहुत ज्यादा पसंद आता है और वो साथ चलने के लिए मान जाती है। अगले दिन जाने से पहले
विल अपनी एक पड़ोसन से रिक्वेस्ट करता है कि वो हंटर का ख्याल रखे। विल अपने बेटे हंटर को अलविदा कहता है और उससे प्रॉमिस करता है कि वो जरूर वापस आएगा। उसके बाद वो अपने दोस्त टिम के पास जाता है और उससे कुछ वेपन्स और स्पेशल एमोस लेता है। यह एमो रीपर्स को मार तो नहीं सकती थी, लेकिन उनकी मूवमेंट को स्लो कर सकती है। इसी दौरान केटी को भी पता चल जाता है कि विल और नीना एक डेंजरस मिशन पर जा रहे हैं, इसलिए वो भी उनके साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है। विल उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है। वो कहता है कि सिटी जाने का रास्ता बहुत डेंजरस है और वापस आना भी मुश्किल हो सकता है, लेकिन केटी उसकी कोई बात नहीं सुनती और कहती है कि वो इतने अरसे से पहाड़ों पर कैदियों जैसी जिंदगी गुजार रही है। नीना भी केटी को साथ ले जाने के खिलाफ होती है। वो उसे समझाती है कि उसने कभी रीपर को करीब से नहीं देखा और न ही वो उनकी असल डेंजर को समझती है। नीना केटी को बताती है कि उसने अपनी आंखों से लोगों को रीपर्स के हाथों मरते देखा है। उसने देखा है कि गोलियां उन पर कोई खास असर नहीं करती और अगर मॉन्स्टर तुम तक पहुंच जाए तो बचने का चांस लगभग खत्म हो जाता है। नीना हर मुमकिन तरीके से केटी को डराने की कोशिश करती है ताकि वो अपना इरादा बदल दे, लेकिन केटी जिद पर अड़ी रहती है और उनके आगे चलने लगती है। उसके बाद विल, नीना और केटी खतरनाक मिशन पर निकल पड़ते हैं। नीना अपने साथ एक खास डिवाइस लाई होती है जो कंपास की तरह काम करती है और 500 मीटर्स के अंदर रीपर्स की एक्टिविटी डिटेक्ट कर सकती है। जब वो सेफ्टी लाइन के करीब पहुंचते हैं तो नीना डिवाइस एक्टिवेट करती है। डिवाइस बताती है कि फिलहाल आसपास कोई रीपर मौजूद नहीं है, इसलिए वो आराम से आगे बढ़ने लगते हैं। रास्ते में उन्हें आर्मी की कुछ पुरानी गाड़ियां मिलती हैं जो कम्प्लीटली तबाह होती हैं। विल गाड़ियों की तलाशी लेता है, शायद कोई एमो या यूजफुल इक्विपमेंट मिल जाए। विल को वहां से ग्रेनेड लॉन्चर मिलता है और वो केटी को दे देता है क्योंकि वो उसे चलाना जानती थी, और उन्हें कुछ ग्रेनेड्स भी मिलते हैं। दूसरी तरफ नीना हर जगह रीपर के फुटप्रिंट्स और निशान ढूंढने में बिजी होती है और उसे रीपर का एक पार्ट मिलता है और वो उसे उठा लेती है, इस उम्मीद पर कि शायद इससे रीपर्स को मारने का तरीका ढूंढ सके। जब वो जाने लगते हैं तो नीना और केटी एक दूसरे पर टूट पड़ती है क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करती, लेकिन नीना इस बात को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देती और बिना कुछ कहे आगे बढ़ने लगती है। कुछ देर बाद उन्हें आसपास से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। पहले वो समझते हैं कि शायद रीपर्स करीब हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो सिर्फ घोड़ों की आवाजें हैं। यह देखकर सब हैरान हो जाते हैं कि इतनी खतरनाक दुनिया में यह जानवर अब तक जिंदा कैसे हैं। फिर भी वो अपनी जर्नी कंटिन्यू रखते हैं और आखिरकार एक स्काई रिजॉर्ट एरिया तक पहुंच जाते हैं जो तकरीबन 7620 फुट की हाइट पर मौजूद होता है। तभी नीना की डिवाइस पर रीपर्स के सिग्नल्स आने लगते हैं। डिवाइस क्लियर इंडिकेशन देती है कि रीपर करीब मौजूद है। कुछ ही लम्हों बाद नीना दूर जंगल में हिलते हुए दरख्तों को देख लेती है और फिर उसे रीपर की चमकती हुई रोशनी भी नजर आती है। ये देखकर सब परेशान हो जाते हैं। केटी फौरन सेफ्टी लाइन की तरफ जाने लगती है, लेकिन नीना का कहना होता है कि वो इतनी जल्दी लाइन तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए नीना और विल चेयर लिफ्ट की तरफ भागने लगते हैं जो सीधा सेफ्टी लाइन तक ले जा सकती थी। विल फौरन केबल कार को एक्टिवेट करने चला जाता है। नीना नीचे रुककर रीपर्स की मूवमेंट को स्लो करने की कोशिश करती है। केटी भी डर कर रुक जाती है और ग्रेनेड लॉन्चर को रिलोड करती है और जैसे ही रीपर जंगल से बाहर आता है वो उस पर फायर कर देती है। ब्लास्ट तो बहुत बड़ा होता है लेकिन उस पर कोई खास असर नहीं होता। रीपर और भी तेजी से उनकी तरफ आने लगता है। इसी लम्हे विल केबल कार को एक्टिवेट करने में कामयाब हो जाता है और वो दोनों चेयर लिफ्ट में बैठ जाते हैं। केटी को समझ आ जाता है कि वो सेफ्टी लाइन तक नहीं पहुंच सकेगी, इसलिए वो केबल टावर पर चढ़ जाती है। दूसरी तरफ विल रीपर पर फायर करके उसकी मूवमेंट को स्लो करने की कोशिश करता है जिससे केटी को टाइम मिल जाता है और जैसे ही चेयर लिफ्ट करीब आती है वो सीधा उस पर जंप लगा देती है। आखिरी लम्हे विल उसका हाथ पकड़कर उसे गिरने से बचा लेता है। इस दौरान रीपर चेयर लिफ्ट के करीब पहुंचकर उसे झटका देने लगता है। वो केबल्स को इतनी ताकत के साथ झटका देता है कि पूरा सिस्टम हिलने लगता है। तीनों किसी तरह 8000 फुट की हाइट क्रॉस कर लेते हैं, लेकिन अचानक केबल टूट जाती है और वो फिर सेफ्टी लाइन के पीछे गिर जाते हैं। अब उनके पास सिर्फ चंद सेकंड्स होते हैं। रीपर तेजी से उनकी तरफ आ रहा होता है। वो पूरी ताकत से भागते हैं और आखिरी लम्हे में दोबारा सेफ्टी लाइन क्रॉस कर लेते हैं। रीपर वो लाइन क्रॉस नहीं कर पाता और मजबूरन वहां से चला जाता है। बच जाने के बाद वो लोग 8200 फुट की हाइट पर मौजूद एक पुराने घर में रुकने का फैसला करते हैं। यहाँ वो कुछ देर रेस्ट करते हैं। इसी दौरान केटी नीना से पूछती है कि आखिर रीपर्स को मारा कैसे जा सकता है। नीना मायूसी से बताती है कि इन रीपर्स ने 1 महीने के अंदर दुनिया की 95% पॉपुलेशन खत्म कर दी थी। नीना कहती है कि उसके दिमाग में बहुत से सवालात हैं जिनके जवाब वो जानना चाहती है। नीना को लगता है कि रीपर्स का असल मकसद सिर्फ इंसानों का सफाया करना था।
अगली सुबह वो अपना सफर दोबारा शुरू कर देते हैं और कुछ देर बाद माउंटेन्स के दरमियान मौजूद एक पुरानी माइन तक पहुंच जाते हैं। यहाँ विल अपना प्लान एक्सप्लेन करता है। वो बताता है कि उन्हें इस टनल के अंदर से गुजरना होगा जो उन्हें दूसरी साइड ले जाएगी। दूसरी तरफ का एरिया 8000 फुट की हाइट पर मौजूद है और सिटी से सिर्फ 12 माइल्स दूर है। प्लान के मुताबिक उन्हें माइन के लेवल 9 से लेवल 8 तक उतरना होगा। विल सबको वार्न करता है कि लेवल 8 के नीचे का हर एरिया डेंजर जोन में आता है और वहां रीपर्स भी हो सकते हैं। नीना को उसके प्लान पर फौरन शक हो जाता है। वो पूछती है कि विल इतने यकीन के साथ कैसे कह सकता है कि टनल की दूसरी साइड भी 8000 फुट पर खत्म होती है। क्या पता अंदर कोई ऐसा रास्ता हो जो सेफ्टी लाइन के नीचे चला जाता हो। विल उसका सीधा जवाब नहीं देता। तब नीना समझ जाती है कि विल उनसे पूरी सच्चाई छुपा रहा था। जब वो और प्रेशर डालती है तो विल मान लेता है कि टनल का एक हिस्सा वाकई सेफ्टी लाइन से नीचे गुजरता है और उन्हें ऑलमोस्ट 200 फुट नीचे उतरना पड़ेगा। यह सुनकर नीना गुस्से में आ जाती है। विल उसे तसल्ली देने की कोशिश करता है और कहता है कि उनके पास डिटेक्टर मौजूद है जो रीपर्स को लोकेट कर सकता है, लेकिन नीना बताती है कि यह डिवाइस सिर्फ जमीन के ऊपर काम करती है। अंडरग्राउंड टनल में यह बिल्कुल बेकार हो जाएगी। सिर्फ यही प्रॉब्लम नहीं थी, रीपर्स अंधेरे में भी देख सकते थे और इंसानों के जिस्म से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को महसूस कर सकते थे। और सबसे बुरी बात यह थी कि वो इंसानों से कई गुना ज्यादा फास्ट थे और वो जमीन को फाड़ कर बाहर निकल सकते थे। अब नीना टनल में जाने से हिचकिचाने लगती है, लेकिन विल कहता है कि उन्हें सिर्फ 45 सेकंड्स के लिए डेंजर जोन में रहना होगा। इतनी दूर आने के बाद उनके पास वापस लौटने का भी कोई मतलब नहीं था, इसीलिए वो सब मिलकर टनल के अंदर चले जाते हैं। सब अपनी फ्लैश लाइट्स ऑन कर लेते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद उनके होश उड़ जाते हैं जब उन्हें सामने एक बड़ा स्टील डोर नजर आता है जो वेल्डिंग करके परमानेंटली बंद किया गया होता है। अब उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, उन्हें लेवल 7 में उतरना पड़ेगा जो पूरी तरह सेफ्टी लाइन के नीचे था और वहां उन्हें ऑलमोस्ट 900 मीटर चलना था। नीना और केटी दोनों बहुत ज्यादा डर जाती हैं, लेकिन विल साफ कह देता है कि वो अपने बेटे के लिए हर हाल में ऑक्सीजन ट्यूब्स लेकर जाएगा और वो किसी सूरत वापस नहीं जा सकता। तीनों डिसाइड करते हैं कि वो आराम से चलेंगे। अगर वो भागे तो आवाज पैदा होगी जिससे रीपर्स उन तक पहुंच सकते हैं। ऊपर से तेज सांस लेने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड भी ज्यादा निकलेगी जो मॉन्स्टर्स को उनकी लोकेशन बता सकती थी। इसीलिए वो आहिस्ता आहिस्ता लेवल 7 में उतरते हैं और खामोशी के साथ आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद उन्हें पीछे से एक रीपर नजर आ जाता है। रीपर को देखते ही उनका प्लान फेल हो जाता है और सब अपनी जान बचाने के लिए भागना शुरू कर देते हैं। केटी रीपर को स्लो करने के लिए उस पर ग्रेनेड फेंक देती है। ब्लास्ट से रीपर कुछ लम्हों के लिए रुक जाता है और वो लोग आगे निकल जाते हैं। रास्ते में एक पुराना माइनिंग व्हीकल भी रीपर की मूवमेंट को कुछ देर के लिए रोक लेता है। आखिरकार उन्हें दीवार के अंदर छुपने के लिए एक जगह मिल जाती है। वो फौरन उसमें घुस जाते हैं। विल रीपर पर गोलियों की बारिश कर देता है, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। फिर विल उन्हें लाइट्स बंद करने का कहता है और सब अपनी सांसें तक रोक लेते हैं। तब रीपर अपना हाथ उस तंग जगह के अंदर ले आता है और कार्बन डाइऑक्साइड ढूंढने की कोशिश करता है। तीनों बड़ी मुश्किल से अपनी सांस रोक कर बैठे रहते हैं। इसी दौरान विल एक छोटा सा फ्लेयर निकालता है और उसे दूसरी डायरेक्शन में फेंक देता है। रीपर का ध्यान फ्लेयर की तरफ चला जाता है और उन्हें कुछ सेकंड्स मिल जाते हैं ताकि वो नॉर्मल सांस ले सकें। इसी लम्हे केटी को बाहर जाने का एक छोटा रास्ता मिल जाता है और वो फौरन दूसरी साइड की तरफ जाने लगते हैं। केटी सबसे पहले बाहर निकल जाती है, लेकिन एग्जिट की दूसरी तरफ एक और रीपर पहले से उनका वेट कर रहा होता है। रीपर फौरन उस पर अटैक कर देता है और उसे घसीटता हुआ वहां से लेकर चला जाता है। यह देखकर विल पूरी तरह से टूट जाता है। केटी उसकी सबसे करीबी दोस्त थी और उसकी मौत उसे अंदर से हिलाकर रख देती है। कुछ देर बाद उन्हें एक सीढ़ी नजर आती है जिसके जरिए वो लेवल 8 तक वापस पहुंच जाते हैं। जैसे जैसे वो ऊपर जाते हैं रीपर्स की आवाजें कम हो रही होती हैं। आखिरकार उन्हें टनल का एग्जिट मिल जाता है और वो बाहर निकल आते हैं। नीना केटी की मौत पर रो रही होती है और उसके दिल में रीपर्स के खिलाफ शदीद नफरत पैदा हो चुकी होती है। फिर वो सिटी की तरफ अपना जर्नी कंटिन्यू रखते हैं और एक पुराने घर तक पहुंचते हैं जहां एक कार भी खड़ी होती है। दोनों फैसला करते हैं कि रात यहीं गुजारी जाए। घर के अंदर उन्हें कुछ कैंड फूड और चीज मिल जाती है। खाना खाते हुए नीना विल से कहती है कि वो टारा यानी विल की वाइफ से बहुत मोहब्बत करती थी और अब वो केटी को भी पसंद करने लगी थी। विल खुद को जिम्मेदार समझता है और कहता है कि मुझे तुम दोनों को इस मिशन में कभी शामिल नहीं करना चाहिए था। नीना उससे कहती है कि अब पछताने का कोई फायदा नहीं,
अगर उसे कुछ महसूस करना है तो रीपर्स से बदला लेने का सोचे। असल में नीना को रीपर्स की कमजोरी का पता चल गया था। तब नीना उसे एक अच्छी बात बताती है कि उसकी लैब में मैग्नीशियम ऑक्साइड के ब्लॉक्स मौजूद हैं। उसकी थियरी के मुताबिक रीपर्स की स्किन किसी तरह इलेक्ट्रिक एनर्जी से चार्ज्ड है, इसीलिए आम बुलेट्स और एक्सप्लोसिव्स उन पर असर नहीं करते। नीना का कहना होता है कि अगर कोई एक्सप्लोसिव या प्रोजेक्टाइल मैग्नीशियम ऑक्साइड से कोट कर दिया जाए और सीधा रीपर को लगे तो शायद वो उसकी स्किन को डैमेज कर सकती है। यह बात सुनकर विल के चेहरे पर पहली बार उम्मीद नजर आती है। उसे लगता है कि शायद इंसानियत के पास इन रीपर्स को खत्म करने का अब भी एक चांस है। अगली सुबह वो कार लेकर सेफ्टी लाइन तक पहुंच जाते हैं। वो दोनों हिम्मत इकट्ठी करते हैं और फुल स्पीड में सिटी की तरफ जाने लगते हैं। कुछ देर बाद वो सिटी पहुंच जाते हैं जो अब पूरी तरह सुनसान और तबाह हो चुकी होती है। दोनों सीधा हॉस्पिटल की तरफ जाते हैं ताकि ऑक्सीजन ट्यूब्स इकट्ठी कर सकें। हॉस्पिटल का बहुत बुरा हाल होता है। वहां पर लोगों की लाशें पड़ी होती हैं। वो जल्दी से ऊपर जाते हैं और हर कदम फूंक फूंक कर रख रहे होते हैं। हॉस्पिटल के अंदर विल को ऑक्सीजन ट्यूब्स ढूंढने में काफी वक्त लग जाता है। नीना बार बार उसे जल्दी करने को कहती है क्योंकि रीपर्स किसी भी वक्त करीब पहुंच सकते थे। आखिरकार विल को ऑक्सीजन ट्यूब्स मिल जाती हैं और वो फौरन उन्हें अपने बैग में डाल लेता है। लेकिन जैसे ही वो हॉस्पिटल से निकलने लगते हैं, एक रीपर अचानक दीवार तोड़कर उन पर अटैक करने लगता है। वो जैसे तैसे करके वहां से निकल जाते हैं और तेजी से बिल्डिंग के ऊपर वाले फ्लोर्स की तरफ भागने लगते हैं। अचानक रीपर अपना हाथ दीवार के अंदर से निकालकर विल को पकड़ लेता है। आखिरी लम्हे पर नीना एक एक्स उठाती है और पूरी ताकत से रीपर के हाथ पर वार करती है। विल किसी तरह बच जाता है और दोनों वहां से भाग जाते हैं। रीपर को कंफ्यूज करने के लिए नीना बिल्डिंग को स्मोक से भर देती है ताकि रीपर उनका पीछा न कर सके। फिर दोनों तेजी से लास्ट रूम की तरफ भागते हैं। रीपर भी उनके पीछे आ रहा होता है। तभी वहां पर विल को ऑक्सीजन सिलेंडर्स नजर आते हैं और तब उसके दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आता है। वो दोनों फौरन छुप जाते हैं। अचानक रीपर फुल स्पीड से उनकी तरफ आने लगता है। तब विल सीधा ऑक्सीजन सिलेंडर्स पर फायरिंग कर देता है। एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है जो पूरे रूम को हिला देता है और धमाके की वजह से रीपर विंडो से नीचे गिर जाता है। कुछ सेकंड्स के लिए दोनों को यकीन नहीं होता कि वो जिंदा बच गए हैं। इसके बाद नीना विल को बताती है कि उसकी लैब पास ही मौजूद है और वो वहां जाकर कुछ एक्सपेरिमेंट्स करना चाहती है। लेकिन विल अब मजीद रिस्क लेने के मूड में नहीं होता। वो बस हंटर के पास टाइम वेस्ट किए बगैर ऑक्सीजन ट्यूब्स लेकर जाना चाहता था। नीना उसे समझाती है कि जो ट्यूब्स उसके पास हैं वो सिर्फ 1 साल का टेम्परेरी सॉल्यूशन है। अगर वो अभी कुछ नहीं करते तो अगले साल उन्हें फिर इसी तरह यहाँ आना होगा और उस वक्त शायद ट्यूब्स भी ना मिले। वो कहती है कि अगर वो रीपर्स को मारने का तरीका ढूंढ लें तो पूरी दुनिया उनके साथ खड़ी हो सकती है। आखिरकार विल उसकी बात मान लेता है और दोनों गाड़ी में बैठकर लैब की तरफ जाने लगते हैं। रास्ते में विल यही सोच रहा होता है कि हॉस्पिटल वाला रीपर शायद मर चुका होगा, लेकिन वो रीपर दोबारा जिंदा हो जाता है। कुछ देर बाद वो नीना की लैब तक पहुंच जाते हैं जो 5800 फीट की हाइट पर मौजूद होती है। नीना कहती है कि उसे सिर्फ 5 मिनट्स चाहिए। विल विंडो के पास खड़ा होकर रीपर पर नजर रखने लगता है। वहाँ उसे नीना की एक पुरानी फोटो मिलती है जिसमें उसका हस्बैंड और फैमिली होती है। नीना ने कभी किसी को अपनी फैमिली के बारे में नहीं बताया था। तब नीना विल को अपनी फैमिली का सच बताती है। वो कहती है कि जब रीपर्स का पहला अटैक हुआ था तो उस वक्त वो लैब में थी और उसकी फैमिली नीचे सिटी में थी और वो उन्हें बचाने नहीं जा सकी। नीना इमोशनली टूट जाती है। वो विल से माफी मांगती है कि टारा के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें नीना भी कसूरवार थी। विल कहता है कि वो अब उसे ब्लेम नहीं करता क्योंकि दोनों ने अपने प्यारों को खोया है। नीना अपनी रिसर्च से मैग्नीशियम ऑक्साइड कंपाउंड निकालती है और उसे एक बुलेट पर लगाती है। वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए रीपर के एक पार्ट पर फायर करती है, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट भी फेल हो जाता है। तब नीना भी जिद पर अड़ जाती है और विल से कहती है कि जब तक वो रीपर्स को मारने का कोई हल ना ढूंढ ले या खुद ना मर जाए वो यहाँ से नहीं हिलने वाली। इसलिए नीना विल को समझाती है कि वो वापस चला जाए क्योंकि हंटर के पास अब वक्त कम है। विल उसे अकेला छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन वो किसी तरह मान जाता है और मजबूरन अपनी कार लेकर गांव की तरफ जाने लगता है। तब नीना और भी तेजी से एक्सपेरिमेंट्स करने लगती है। वो एक और मैग्नीशियम कोटेड बुलेट फायर करती है, लेकिन वो भी फेल हो जाती है। तब नीना ध्यान से सोचने लगती है और उसी लम्हे एक रीपर भी उसकी तरफ आ रहा होता है। लेकिन तभी नीना की नजर एक ऐसी चीज पर पड़ती है जिससे वो रीपर्स को मारने का तरीका ढूंढ लेती है। दूसरी तरफ विल रास्ते में होता है और अचानक उसकी गाड़ी रास्ते में खराब होकर उलट जाती है। कुछ देर बाद उसे होश आ जाता है। जब वो गाड़ी से बाहर निकलता है तो एक रीपर उसके करीब आ चुका होता है। विल ऑक्सीजन ट्यूब्स उठाकर फुल स्पीड से भागने लगता है। बहुत बड़ा रीपर भी उसका पीछा तेजी से कर रहा होता है। विल काफी देर तक भागता रहता है। भागते भागते वो अचानक 3 रीपर्स के दरमियान फंस जाता है। एक रीपर उसके बिल्कुल करीब आ जाता है। वो घबरा कर उन पर फायरिंग शुरू कर देता है,
लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। तीनों रीपर्स उसकी तरफ आ रहे होते हैं। विल समझ जाता है कि अब वो नहीं बचने वाला, लेकिन तभी नीना वहाँ पहुँच जाती है और एक रीपर को शूट करती है। शूट होते ही वो रीपर फट जाता है। फिर नीना बाकी 2 रीपर्स को भी खत्म कर देती है। तब उन्हें समझ आता है कि ये रीपर्स असल में कोई बायोलॉजिकल क्रीचर्स नहीं थे, बल्कि मशीनें थीं और किसी ने इन्हें इंसानों को मारने के लिए डिजाइन और प्रोग्राम किया था। ये रेवलेशन दोनों के लिए गेम चेंजर साबित होता है। अब उन्हें समझ आ जाता है कि असल दुश्मन सिर्फ रीपर्स नहीं थे, बल्कि वो इंसान था जिसने उन्हें बनाया और प्रोग्राम किया था। गांव पहुंचकर विल अपने बेटे हंटर से मिलता है और उसे गले लगा लेता है। इसके बाद नीना एक फ्लैग लगाकर सिग्नल देती है, जिससे बाकी लोगों तक ये मैसेज पहुंच जाता है कि अब रीपर्स के खिलाफ जंग शुरू होने वाली है। दूसरे गांव के लोग भी ये सिग्नल देख लेते हैं। इसके बाद सब लोग मिलकर बड़ी तादाद में गोलियां तैयार करते हैं। नीना उन्हें वो स्पेशल फॉर्मूला बताती है जिसकी मदद से रीपर्स को मारा जा सकता था। कुछ ही दिनों बाद लोग ग्रुप्स बनाकर पहली बार रीपर्स के खिलाफ जंग लड़ने निकलते हैं और कामयाबी के साथ उन्हें खत्म करना शुरू कर देते हैं। इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हाँ, एक प्यारा सा इमोजी जरूर ड्रॉप करना।